KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना या कह लीजिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ अध्याय 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके परिचय में कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारों का उदय हुआ। पृथ्वी की संरचना का विशाल आकार भूगोलविदों को उसके आंतरिक भाग में झांकने तथा उसकी बनावट से परिचय प्राप्त करने के लिए उत्सुक होना स्वाभाविक है। और इस प्रकार से हमारी पृथ्वी के परिवार में महाद्वीपों के रूप में 7 बेटे तथा महासागरों की जलराशियों के रूप में 5 बेटियां हैं। और इस प्रकार से महाद्वीप बने, वह एक स्थान से विस्थापित हुए, अतः उनकी संरचना में अंतर उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। आगे हम लोग देखेंगे कि विद्वानों का मत है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस, द्रव या गैसीय हो सकता है। और इस प्रकार से सबको जानने के लिए दीर्घकालीन तक अनुसंधान हुए। स्वेस, जेफ्रे, होम्स और डेली आदि भूगोलविदों ने इस क्षेत्र में गहन शोध और अनुसंधान किए। सभी के अथक प्रयासों से जिज्ञासुओं के समक्ष भूगर्भ की झांकी प्रस्तुत की गई। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे भूगर्भ की जानकारी के स्रोत। भूगर्भ में झांकने तथा उसके स्वरूप को वैज्ञानिक ढंग से जानने और समझने के लिए भूगर्भ की जानकारी करने के स्रोतों का पता लगाया। और इस प्रकार से पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। अतः यह संभव नहीं है कि इसके केंद्र में पहुंचा जाए। अतः भूगर्भ की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन और स्रोत खोजे गए हैं। और ये स्रोत इस प्रकार हैं। नंबर 1 है प्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी के विषय ज्ञान प्राप्त करने का सुलभ स्रोत चट्टानें हैं। हमारी पृथ्वी की संरचना में चट्टानों का सर्वाधिक योगदान है। और इस प्रकार से जैसे जैसे हम भूगर्भ में बढ़ते हैं, तापमान की मात्रा भी बढ़ती जाती है। और वैज्ञानिक खनिजों का पता लगाने के लिए तथा अन्य अनुसंधानों के लिए भूगर्भ की खोज में लगे हुए हैं। गहन महासागरों में प्रबंधन परियोजनाओं हेतु आर्कटिक महासागर में 12 किलोमीटर तक गहराई तक खुदाई की जा चुकी है। इस खुदाई में जो पदार्थ निकले, उनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में विद्वानों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि ज्वालामुखी के उद्गार से निकले पदार्थ और लावा प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले स्रोत हैं। अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि चट्टानों के पिघलने से मैग्मा कितनी गहराई पर विद्यमान है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत इस प्रकार है। खनन प्रक्रिया का अनुभव है कि पृथ्वी में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। तापमान और दबाव बढ़ने से शैलों का घनत्व भी बढ़ जाता है। पृथ्वी की संपूर्ण मोटाई को ध्यान में रखकर
भूगोलविदों ने विभिन्न गहराइयों पर तापमान, दबाव और घनत्व का अनुमान लगाया है। इन तीनों को भूगर्भ की जानकारी का प्रथम अप्रत्यक्ष स्रोत कहा गया है और इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं। ये कभी कभी पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। उल्काओं में संगठित पदार्थों के गुण पृथ्वी की आंतरिक संरचना से मेल खाते हैं और इस प्रकार से उल्काओं के ठोस पिंड भूगर्भ की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत बन जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का तृतीय अप्रत्यक्ष स्रोत गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप की क्रियाएं हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम पाया जाता है। इसका मुख्य कारण ध्रुवों का केंद्र से दूर होना है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदल जाता है। पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता का कारण बनता है। इसे गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। इसी से पदार्थ के द्रव्यमान वितरण का ज्ञान हो पाता है। चुंबकीय सर्वेक्षण पदार्थ के चुंबकीय वितरण का ज्ञान देते हैं और इस प्रकार से भूकंपीय गतिविधियां भूगर्भ की जानकारी का महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत। आइए आगे चलते हैं और आगे हम लोग भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं भूकंप। पृथ्वी के किसी एक अंश के अचानक कांप उठने की प्रक्रिया भूकंप कहलाती है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में असंतुलन उत्पन्न होने से चट्टानों में जो कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप या भूचाल कहते हैं। और इस प्रकार से आगे आर्थर होम्स महोदय ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि भूकंप धरातल के ऊपरी भाग पर होने वाला वह कंपन या लहर है जो धरातल के ऊपर या नीचे चट्टानों के लचीलेपन तथा गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में आने वाली क्षणिक बाधा के कारण उत्पन्न होती हैं। और आगे हम देखेंगे कि भूकंप पृथ्वी का वह कंपन है जो ऊर्जा की तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। ये तरंगे चारों ओर फैलकर भूकंप को जन्म दे डालती हैं। भूपटल के भ्रंश के किनारे किनारे ऊर्जा निकलने के कारण शैलें दोनों विपरीत दिशा में गति करके शैल खंड पर दबाव डालती हैं और उन्हें विपरीत दिशा की ओर खिसका देती हैं। इस प्रकार से निकलने वाली ऊर्जा भूकंप के उद्गम केंद्र या हाइपोसेंटर से प्रारंभ होकर अधिकेंद्र या एपिसेंटर पर अनुभव की जाती हैं। इसी अधिकेंद्र पर तरंगों को सबसे पहले अनुभव किया जाता है। इस प्रकार से आप मानचित्र में देख सकते हैं कि भूकंप रेखाओं तथा अधिकेंद्र से उत्पन्न तरंगों के पथ का संबंध। ठीक, ये भूकंपीय तरंगे हैं। इसका उत्पत्ति केंद्र या अवकेंद्र ये जहाँ एरो बना है यहाँ है। फिर उसके बाद भूकंपीय तरंगे फैल करके आगे चल करके जहाँ सबसे पहले अनुभव की जाती हैं 6 नंबर पर, ये उसका एपिसेंटर है या अधिकेंद्र इसे कहा जाता है। कि धरातल के नीचे जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या कह लीजिए फोकस कहा जाता है। उद्गम केंद्र
के ठीक ऊपर धरातल पर जो स्थान होता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के उद्गम केंद्र के चारों ओर तरंगें चलती हैं। गति एवं चाल के आधार पर भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं। भूकंपीय तरंगों में पहला है प्राथमिक तरंगें, जिसे प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। प्राथमिक तरंगें ध्वनित तरंगों के समान होती हैं। इन तरंगों को पी वेव्स भी कहते हैं। ये भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भागों से गुजरती हैं और इस प्रकार से ये चट्टानों को आगे पीछे ढकेलती हैं। इन तरंगों की गति ठोस, धरातल और तरल क्षेत्रों में समान रहती है और इस प्रकार से 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच इनकी गति होती है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरे है द्वितीयक तरंगे या कह लीजिए सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स इस प्रकार है। इन्हें यस वेव्स भी कहते हैं और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में होकर गुजरती है। ये प्रकाश तरंगों की भांति शैलों को अपने मार्ग की दिशा में लंबवत धकेलती हैं। इनकी गति प्रायः 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं, लेकिन तरल पदार्थों में प्रवेश नहीं कर पाती। यह है भूकंप मूल। ये पहला मानचित्र है। ये है भूकंप मूल, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती, इसको कहा जाता है भूकंप मूल या इसको फोकस कहा जाता है। और यहाँ से जब भूकंपीय तरंगे उठती हैं, सबसे पहले ठीक ऊपर, जिसको एपिसेंटर कहा जाता है या अधिकेंद्र कहा जाता है, वहाँ सबसे पहले अनुभव की जाती है। ठीक, उसके बाद चारों ओर फैलते हैं। ठीक, और इस प्रकार ये तरंगे हैं जो 3 प्रकार की हैं, पी तरंगे, यस तरंगे और धरातलीय तरंगे। ठीक, ये बना के बताया गया है। तीसरी तरंग है दीर्घ तरंगे, जिसे लॉन्ग सरफेस वेव्स कहते हैं। आइए देखते हैं। इन तरंगों को यल वेव्स कहा जाता है। ये धरातल पर चलती हैं और एक पूरा चक्कर लगाने के बाद भूकंप केंद्र में दोबारा पहुंचती हैं। इनका धरातलीय मार्ग लंबा होने के कारण इनकी गति बहुत मंद होती है। इन लहरों की गति 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और इनसे धन जन की बहुत हानि होती है और इस प्रकार से भूकंप लेखी से तरंगों की दिशा भिन्नता का पता लगाया जा सकता है और धरातलीय तरंगे अधिक विनाश उत्पन्न करती हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे भूकंप तरंगों का संचरण। भूकंपीय तरंगे विभिन्न प्रणालियों से संचरण करती हैं। पी तरंगे कंपन की दिशा में समानांतर कंपन करती हैं। इससे शैलें फैलती और सिकुड़ती हैं। ये तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन उत्पन्न करती हैं और अपने गुजरने के क्षेत्र में उभार एवं गर्त बना देती हैं। इनके विनाशकारी प्रभाव से भवन धराशायी हो जाते हैं। हम लोग देखेंगे छाया क्षेत्र का अनुभव, छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंप लेखी यंत्र दूर वाले स्थानों की भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड कर लेता है, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां कोई भूकंपीय तरंग रिकॉर्ड नहीं हो पाती है।
ऐसे क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र या शैडो जोन कहलाते हैं। एक भूकंपीय छाया क्षेत्र दूसरे भूकंपीय छाया क्षेत्र से अलग होता है। भूकंप के अधिकेंद्र का पता होने पर भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित किया जा सकता है। ठीक, और ये मानचित्र है पी तरंग छाया क्षेत्र का, ये है एस तरंग छाया क्षेत्र का। ठीक, और आगे हम लोग देखेंगे भूकंप के प्रकार। भूकंप के स्वभाव और कारणों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राकृतिक भूकंप। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्राकृतिक भूकंप आते हैं। इसमें पहला है विवर्तनिक भूकंप, जिसे टेक्टोनिक एर्थक्वेक्स कहते हैं। जो भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली विवर्तनिक क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं, उन्हें विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। इस प्रकार के भूकंप के उद्गम की गहराई 5 से 24 किलोमीटर तक होती है। भूगर्भ में जब आकस्मिक हलचल होती है तो चट्टानों पर भारी दबाव से तनाव और संपीड़न बल उत्पन्न होता है और चट्टानें अपने स्थान से हट जाती हैं और भूगर्भ में दरारें पड़ जाती हैं। चट्टानों के खिसकने के फलस्वरूप भूकंप उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार से असम में 15 अगस्त 1950 को इसी प्रकार भूकंप। आगे हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी भूकंप या कह लीजिए वॉल्केनिक एर्थक्वेक्स। ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उन्हें ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय गैस, लावा और अन्य पदार्थ अधिक मात्रा में तीव्रता से आंतरिक भाग से ऊपर की ओर निकलते हैं और तीव्र विस्फोट के साथ ऊपर की ओर उछल कर नीचे की ओर गिरते हैं, जिससे धरातल पर कंपन होने से भूकंप आ जाता है। नियत भूकंप या कह लीजिए कोलैप्स जिसे कहा जाता है। खनन क्षेत्रों में भूमिगत खानों की छत ढह जाने से जो हल्के झटके अनुभव किए जाते हैं उन्हें नियत भूकंप कहते हैं। डी विस्फोट भूकंप या कह लीजिए एक्सप्लोजन जिसे कहा जाता है। आइए देखते हैं। परमाणु या रासायनिक विस्फोटों से उत्पन्न होने वाले कंपन विस्फोट भूकंप कहलाते हैं। आगे है बाध जनित भूकंप। विशाल बांधों के क्षेत्र में आने वाले भूकंप बाध जनित भूकंप कहलाते हैं। भूकंप की माप। भूकंप की तीव्रता भूकंप की मापन का आधार होती है। भूकंपीय तीव्रता की माप रिएक्टर स्केल पर की जाती है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मरकैली के नाम से जाना जाता है। इसमें झटकों की गहनता 1 से 12 तक और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे भूकंप के प्रभाव। आइए देखते हैं। भूकंप ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो अनायास प्रकट होकर जन, धन और संस्कृति का विनाश कर डालती है और इसके प्रभाव इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है भूमि का हिलना। भूकंप के प्रभाव भूमि के कंपन या हिलने के रूप में देखा जा सकता है। भूमि के हिलते ही समस्त जीव द्रवित हो उठते हैं। नेक्स्ट है धरातलीय विसंगति। भूकंप के कारण भूपटल पर उत्थान तथा धसाव होने से अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। और आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है भूस्खलन, जिसको लैंडस्लाइडिंग कहा जाता है। भूकंप के प्रभाव से पर्वतीय ढालों से शिलाखंड टूटकर और फिसलकर भूस्खलन को जन्म दे डालते। आगे देखेंगे हम लोग मृदा द्रवण, जिसको सॉयल लिक्विफैक्शन कहते हैं।
भूकंप के कारण तापमान और दबाव बढ़ने से मृदा द्रवित होकर विनाश उत्पन्न कर डालती है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे है धरातलीय झुकाव। भूकंपीय क्रियाएं चट्टानों में असंतुलन पैदा करके धरातल को झुका देती हैं, जिससे अनेक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। आगे है हिमस्खलन। भूकंप के कारण बर्फ की चट्टानें टूटकर और नीचे खिसककर भयानक विध्वंस उत्पन्न कर देती हैं। नेक्स्ट है धरातलीय विस्थापन। भूकंप के कारण धरातल की प्लेटें एक ओर खिसक जाती हैं, जिससे जन धन की हानि। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है बांधों का टूटना। भूकंप के कारण तटबंध और बांध टूट जाते हैं, जिससे त्वरित बाढ़ उत्पन्न होने से भयंकर विनाश हो जाता है। आगे है आग लगना। भूकंप के कारण धरातल में उत्पन्न दरारों से ज्वलनशील गैसें निकलकर अग्निकांड को जन्म देकर विनाश का कारण बनती हैं। आगे है भवनों का विनाश। तीव्र भूकंप धरातल को बुरी तरह हिलाकर ऊंची ऊंची इमारतों को धराशायी करके भवन विनाश को जन्म दे देती हैं। वस्तुओं का गिरना। भूकंप आने से बिजली के खंभे, ऊंची चिमनियाँ, मीनार और वृक्ष गिरकर जन धन से विनाश का कारण बनते हैं। देखेंगे सुनामी। आइए देखते हैं कि महासागरों के तल के नीचे जन्म लेने वाले भूकंप जल में विशाल और विनाशकारी सुनामी लहरों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। और इस प्रकार से भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक होने पर ये अधिक घातक होते हैं। ऐसे भूकंप मानवता के शत्रु और सभ्यता के विनाशक बनकर प्रकट होते हैं। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे भूकंप की आवृत्ति। आइए देखते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। कहीं इसके झटके हल्के और कहीं तीव्र लगते हैं। भ्रंश के निकटवर्ती भूकंप के तीव्र झटकों का विनाश झेलते हैं। और इस प्रकार से प्रायः 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंपों की आवृत्ति कम ही। आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी की संरचना, या कह लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आइए देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की खोजबीन में विद्वानों ने खूब माथापच्ची की है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना उन भूगर्भीय परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं का परिणाम है जो समय समय पर उथल पुथल मचाती रही है। विद्वानों ने ऊपर वर्णित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले हैं, जिसमें का है भूपर्पटी, जिसे अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। आइए इसको देखते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी सुगमता और शीघ्रता से टूट जाने वाला यह भाग भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। भूपर्पटी की मोटाई महासागरों के नीचे औसतन 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर है। हिमालय पर्वतमाला के नीचे यह 7 किलोमीटर तक है। इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 3 ग्राम घन सेंटीमीटर का आंतरिक भाग का ये चित्र बनाया गया है। ठीक, इसमें देख सकते हैं कि क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, तीनों बनाए गए हैं, जिसमें 0 से 180 किलोमीटर तक क्रस्ट है। फिर उसके बाद 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल है। फिर उसके बाद आगे है क्रोड, जिसे कोर कहा जाता है। हम लोग आगे देखेंगे खा है
मैंटल। आइए देखते हैं। मैंटल परपटी के नीचे के भाग को विद्वानों ने मैंटल नाम दिया है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर मानी गई है। मैंटल का ऊपरी भाग एस्थेनो या दुर्बलता मंडल या कह लीजिए एस्थनोस्फीयर कहलाता है। दुर्बलता मंडल का विस्तार 400 किलोमीटर तक आका गया है। इस क्षेत्र से ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा धरातल पर पहुंचता है। इस क्षेत्र की चट्टानों का घनत्व 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और इस प्रकार से भूपर्पटी और दुर्बलता मंडल मिलकर स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहलाता है। स्थल मंडल की मोटाई 10 से 200 किलोमीटर तक आकी गई है। यह संपूर्ण क्षेत्र ठोस अवस्था में हम लोग देखेंगे। क्रोड, जिसे कोर कहा जाता है। मैंटल का निचला भाग क्रोड कहलाता है। इसके दो भाग, नंबर 1 है बाह्य क्रोड जिसे आउटर कोर और दूसरा है आंतरिक क्रोड जिसे इनर कोर कहा जाता है। विद्वानों ने सिद्ध किया है कि बाह्य क्रोड तरल अवस्था में और जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। मैंटल और क्रोड की सीमा की चट्टानों का घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि केंद्र की गहराई 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसे नीचे परत का नाम दिया है क्योंकि इसकी संरचना में निकेल और लोहे का विशेष योगदान। आगे हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। आइए देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो परिवर्तनकारी बल विद्यमान हैं उनके कारण होने वाले विस्फोट को ज्वालामुखी उद्गार कहा जाता है। ज्वालामुखी भूगर्भ में स्थित वह स्थान है जहाँ से एक छिद्र द्वारा धुआं, गैसें, भाप, लावा और शैलखंड निकलते हैं। इसके मुख्य रूप से ज्वलनशील गैसों के निकलने के कारण इसे ज्वालामुखी नाम दिया गया है। ठीक। और ज्वालामुखी से जो तरल पदार्थ निकलता है भूगर्भ में वह मैग्मा और भूपटल पर लावा कहलाता है। आगे है ज्वालामुखी का वर्गीकरण। उद्गार और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को निम्नवत वर्गीकृत इसमें है शील्ड ज्वालामुखी। ठीक। भूपटल पर जन्म लेने वाले ज्वालामुखियों में से शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल हैं। ये बेसाल्ट निर्मित होते हैं। ये तरल लावा के शीतलन से बनते हैं। ठीक। आगे देखेंगे हम मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं जिनसे गाढ़ा चिपचिपा लावा निकलता है, जिनके उद्गार के समय लावा, ज्वलनशील शैलखंड और राख निकलती है। ये सभी पदार्थ आसपास जमा हो जाते हैं। आगे है गा ज्वालामुखी कुंड। ज्वालामुखी कुंड धरातल पर पाए जाने वाले सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी हैं, जिनके विस्फोटक के फलस्वरूप या कह लीजिए इनके विस्फोट के फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में ऊंचा नीचा ढांचा न बनकर क्षेत्र ही नीचे धंस जाता है। ये क्षेत्र लावा के विध्वंसक क्षेत्र बन जाते हैं जिन्हें ज्वालामुखी काल्डेरा कहा। आगे है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। वह ज्वालामुखी जो तरल लावा निकालते हैं बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र कहलाते हैं। इनमें लावा का प्रवाह क्रमानुसार होता रहता है। कुछ प्रवाह तो 50 मीटर से भी अधिक ऊंचे होते हैं। यह लावा सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में फैल जाता है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। जिन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है और उनसे निकले पदार्थ विशाल कटक श्रृंखला का निर्माण करते हैं उन्हें मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी कहते हैं। ये सभी महासागरीय बेसिनों में विस्तृत होते हैं। कटक के मध्य में उद्गारिक क्रियाएं चलती रहती हैं। हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ।
ज्वालामुखी स्थलाकृतियों में पहला है अंतर्वेधी आकृतियाँ। आइए देखते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप गर्म लावा भूपटल के नीचे भागों में जमकर शैलों की परतों का निर्माण करता है। इस प्रकार ये कठोर और ठंडी होकर आग्नेय शैल बन जाते हैं। इन्हें प्राथमिक और कठोर शैलों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, जिसमें ये मानचित्र है ज्वालामुखी स्थलाकृतियों की। ठीक, इसमें है पहला है ज्वालामुखी शैल। धरातल पर पहुंचकर लावा के ठंडा और कठोर होने से बनी यह आग्नेय शैल ज्वालामुखी शैल कहलाती है। आगे है पातालीय आग्नेय शैल। धरातल के नीचे भाग में लावा के ठंडा और कठोर होने पर जो शैल बनती है उसे पातालीय आग्नेय शैल कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बैथोलिथ। भूपर्पटी में अधिक गहराई पर गुंबद आकार के ग्रेनाइट के पिंड बैथोलिथ कहलाते हैं। इनकी गहराई कई किलोमीटर होने पर यह अनाच्छादन की प्रक्रियाओं द्वारा आवरण हटा देने पर धरातल पर दिखाई पड़ने लगते हैं। आगे है लाइकोलिथ। भूगर्भ के अधिक गहरे भागों में गुंबद नुमा विशाल पहाड़ी नुमा बनी आकृति लाइकोलिथ कहलाती है। बैथोलिथ भूपटल में अपेक्षाकृत कम गहराई पर, जबकि लाइकोलिथ अधिक गहराई पर पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे लाइपोलिथ, फाइकोलिथ एवं सिल। तस्तरी के रूप में जम जाने पर जो आकृति बनती है उसको लाइपोलिथ कहते हैं। ठीक, और इस प्रकार से इसमें मोड़ पड़ने पर शैलों के लहरदार रूप में ऊपर उठने से अपनति जिसे एंटीक्लाइन कहा जाता है, तथा लहरदार गर्त बन जाने पर अभिनति जिसे साइनक्लाइन आकृति बन जाती है। इस प्रकार से परतदार लहरदार शैलें वाहक नली द्वारा मैग्मा भंडारों से जुड़कर फाइकोलिथ में बदल जाती हैं। और इस प्रकार से अंतर्वेधी शैलें जब क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडी होकर नया स्वरूप धारण करती है, तब यही नया स्वरूप सिल कहलाता है। इनमें कम मोटाई वाले जमाव शीट तथा घने और मोटे जमाव सिल कहलाते हैं। आगे है डाइक। लावा के दरारों में समकोण के रूप में जमाव से बनी आकृति डाइक कहलाती है, जिसकी रचना दीवार की भांति होती है। दक्कन ट्रैप लावा का वाहक रहा है, जो महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में अंतर्वेधी आकृति के रूप में डाइक बन गया है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 3 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।